नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून के चक्राता में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर अटाल त्योड़ी रोड पर कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद खाई से शव निकाला गया। कार सवार लोग चालदा महासू महाराज मंदिर जा रहे थे और कार में 7 लोग सवार थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिरी। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टैंड तक सड़क चौड़ीकरण का हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को आदेश दिया है। वो सभी अतिक्रमणकारियों के पत्रों पर सुनवाई कर 3 हफ्तों के भीतर अपना आदेश पारित करें। बुधवार को कोर्ट में डीएम नैनीताल पेश हुई। इस दौरान डीएम ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के बाद कुछ ही लोग सुनवाई में पहुंचे। इससे पहले कोर्ट ने 66 लोगों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी और डीएम को सुनवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी महोदय को यह निर्देशित किया गया है कि 3 हफ्ते में आप लोग फिर से इनके उसमें प्रपत्रों में सुनवाई करके आदेश पारित करें, जो भी करना है, और बाकी अप्रैल की तिथि नियत करी गई है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हल्द्वानी में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर है। आखिर कहां से आए हल्द्वानी में इतने मुसलमान? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भले ही आज हल्द्वानी का ये बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, लाइन नंबर, गफूर बस्ती, उत्तर उजाला और गौजा जाली का इलाका मुसलमानों की आबादी से भर गया हो, लेकिन 1912 से पहले यहाँ एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन इसके बाद पहाड़ के मैदान में राशन और खाने पीने के सामान के व्यापारी बनकर आए मुसलमान यहीं आकर बस गए और आज उनकी आबादी 1 लाख को पार कर गई है। इतिहासकार मानते हैं कि कुमाऊं में मुसलमानों की एंट्री 3 तरह से हुई है, जिसमें व्यापारी, अंग्रेजों के नौकर और मजदूर के रूप में मुसलमानों की एंट्री दिखाई गई। 1912 में फिर गवर्नमेंट ने इस रेलवे को टेक ओवर कर दिया, तो 1912 के बाद आप ये कह सकते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों का जो प्रगति है वो प्रारंभ हुई। और उस दौरान जो मुसलमान यहाँ पर आए, जो क्लेम करते हैं वो यहाँ पर आए, तो वो मूल रूप से देवर रोविंग ट्रेडर्स। अंग्रेजी लोगों ने उन्हें रोविंग ट्रेडर या आप कह सकते हैं कि घुमंतु व्यापारी। हल्द्वानी में मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े विद्वान लोग बताते हैं कि शुरुआत में कुछ ही परिवार यहाँ आए, लेकिन आज यहाँ मुसलमानों की कई बिरादरियाँ बस रही हैं, जिसमें राज्य सैफी बिरादरी की एंट्री बिल्कुल नहीं है, जो कारपेंटरी के काम में छा चुकी है। 1912 के इसके हमारे पास से बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। हमारे परदादा को यहाँ पर एक मकान अलॉट हुआ था, जो लगभग 347-48 पट्टे जो है वो नगर पालिका द्वारा अंग्रेज़ों के ज़माने में दिए गए थे, जो बनभूलपुरा क्षेत्र में है। उसमें 1-2 फैमिली है बंजारों में अब्दुल्ला साहब की, और इसके अलावा 1-2 फैमिलियाँ और थीं। दरअसल हल्द्वानी में बनभूलपुरा कांड के बाद यहाँ बढ़ती जा रही मुस्लिम आबादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। व्यापार और नौकरी के नजरिए से बड़ा बाजार होने के कारण यहाँ यूपी, बिहार और बंगाल के मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि हल्द्वानी विधानसभा का चुनावी गणित तक तय करने लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे, इसके लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ में इस सीजन 50-50 बेड के अस्पताल के साथ ही हेली एम्बुलेंस को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से हेली एम्बुलेंस की मांग की है, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पतालों के लिए मशीनों को पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान 200 से अधिक यात्रियों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा मामले कार्डियक अरेस्ट के थे। और बद्रीनाथ और एक और केदारनाथ में शायद हॉस्पिटल 50 बेडेड की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये यात्रा के तहत कभी कभी जो बड़े बुजुर्ग, उनको अगर कोई बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाए
जो इक्विपमेंट्स हैं बद्रीनाथ हॉस्पिटल में और केदारनाथ हॉस्पिटल में, इसका भी हमें कैबिनेट से परमिशन मिल गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसका टेंडर कर दें। और हेली एम्बुलेंस पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इस पे भी हम लोग इस बार हम लोग काम करेंगे। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही पिथौरागढ़ में चुनाव बहिष्कार का नारा भी बुलंद हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दर्जनों गांवों ने जरूरी सुविधाओं को लेकर बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पिथौरागढ़ के दुर्गम इलाकों में आज भी लोग जरूरी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड जैसी समस्याएं जस की तस हैं। नेताओं से लेकर अधिकारियों की चौखट से निराश लौटे ग्रामीणों को अब चुनाव बहिष्कार ही अंतिम रास्ता नजर आ रहा है। बीते लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, एक नहीं दर्जनों गांव कई दफा बहिष्कार कर चुके हैं। कई बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा था। अब फिर चुनाव बहिष्कार की गर्जना सुनाई दे रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के साथ साथ और जल्दी ही हम लोगों ने डिसीजन लिया कि आने वाले जल्दी 1 महीने में अगर हमारी रोड की आपत्ति का निराकरण नहीं होता है या रोड स्वीकृत नहीं होती है तो हम सभी लोग क्षेत्र के लोग सभी आपस में मिलके सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हम लोग थक चुके हैं, तो हम जो आखिरी स्थिति में यहाँ पहुंचे हुए हैं कि भाई हमारा एक ही मांग है कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, क्योंकि हम इतने थक चुके हैं कि जबकि हम जो है सीमा के एक अर्धसैनिक के रूप में जो है, प्रहरी के रूप में जो है वहाँ पर सीमा के बॉर्डर में रहते हैं। दारमा घाटी, कनार और बेरीनाग के कई गांव रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर चुके हैं। इन इलाकों के लोगों को आज भी कई किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। इसके चलते अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसके लिए कहीं कहीं से हम लोगों को जिस तरह से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जहां जहां इस तरह की घटना अंदेशा है कि ये लोग बहिष्कार करेंगे, वहां हम लोग स्पेशल कैंप भी लगवा रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुन रहे हैं। बहिष्कार करने वालों की मांग को पूरा करने की प्रशासन कोशिश भी कर रहा है, लेकिन रोड बनाने जैसी मांग चुनाव से पहले पूरी होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में ग्रामीणों को समझा बुझाकर वोट डालने के लिए मनाना पड़ेगा, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मैनेजमेंट के जरिए चल रहे स्कूल कॉलेज आज भी टीचरों की कमी से जूझ रहे हैं और छात्र इन हालातों में किसी तरह पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में मैनेजमेंट के जरिए 21 कॉलेज और 600 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, लेकिन इन स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, इससे किसी को ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है। हालात ये है कि 4000 स्टूडेंट्स पर सिर्फ 14 से 15 टीचर ही उपलब्ध हैं। हैरानी की बात यह कि देहरादून के बड़े कॉलेजों में शुमार डीएवी और एमकेपी कॉलेज में भी टीचरों के 60% पद खाली चल रहे हैं और पढ़ाई राम भरोसे हो रही है। हमारे कॉलेज में अभी सिर्फ 14 टीचर्स है जो कि परमानेंट, बाकी जो टीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, पढ़ाते हैं। और फिर दिक्कत ये हो रही है बेसिकली कि हमारे टीचर से 14 टीचर्स है, इस वजह से एक टीचर्स पे 300 या फिर 200 बच्चों का लोड आ जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, अब एक क्लास में 200 बच्चे अगर बैठेंगे तो किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। कि हमारे एमकेपी पीजी कॉलेज में जहाँ 60 शिक्षक होने चाहिए, वहाँ केवल 14 शिक्षिकाएं पूरी जिम्मेदारी को उठा रही हैं। जबकि देखिए इतना पुराना प्रतिष्ठित महाविद्यालय और हर तरफ हम महिला शिक्षा की और बालिका शिक्षा की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ जब आप देखिए कि जहाँ एनईपी के माध्यम से नए नए विषयों की शुरुआत हो रही है। उधर सरकार का कहना है कि मैनेजमेंट के स्कूल कॉलेजों को सरकारी होने का विकल्प दिया गया है। यदि वो सरकारी नहीं होना चाहते हैं तो खुद ही कॉलेज चलाएं और टीचर्स की नियुक्तियां करें। जबकि इन सभी कॉलेजों में सरकार अभी भी किताबें, मिड डे मील जैसी व्यवस्था कर रही है। कोई भी एडेड कॉलेज अगर सरकारी होना चाहता है तो वो सरकार को आवेदन कर सकता है और हम उसको सरकारी करने के लिए फिर प्रक्रिया शुरू करेंगे। दूसरा, हमने उनको ये कहा है कि वो अगर सरकारी नहीं होना चाहते हैं तो फिर वो जो है नियुक्तियां अपने हिसाब से कर सकते हैं।
और तीसरा हमने कहा अगर कोई दोनों में से राजी नहीं है तो जो अपना कॉलेज खुद चला सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैनेजमेंट वाले स्कूल कॉलेज खुद क्या चाहते हैं। सरकारी होने के लिए वो आवेदन नहीं कर रहे और खुद स्कूल कॉलेज नहीं चला पा रहे। स्टूडेंट से फीस ली जा रही है लेकिन टीचरों की भर्ती नहीं की जा रही और कम से कम टीचर्स में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। कोविड काल में तैनात किए गए उपनल कर्मचारियों को अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। बागेश्वर में नाराज कर्मचारियों ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव किया। जोशीमठ के माधव आश्रम में स्थानीय लोगों की बैठक हुई जिसमें विस्थापन और पुनर्वास को लेकर प्रशासन द्वारा दिए जा रहे फॉर्म पर आपत्ति दर्ज कराई गई। भीम आर्मी ने हरिद्वार में डाली जा रही पेयजल लाइन में अनियमितता का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने जल संस्थान दफ्तर का घेराव किया। विकासनगर के कालसी में राजस्व विभाग में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ जिस पर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए कालसी तहसील परिसर में हंगामा किया। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया जिसमें छात्रों को साइंस में अपना करियर बनाने की प्रेरणा दी गई। पौड़ी में संयुक्त संघर्ष समिति ने जन समस्याओं को लेकर डीएम से मुलाकात की और पर्यटकों के नहीं आने से व्यापार चौपट होने की बात कही। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लीलावती राणा ने बागेश्वर के सरस मार्केट में हुए विवाद की जानकारी ली और आपस में विवाद सुलझाने की बात कही। देहरादून बार एसोसिएशन के हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर राजीव शर्मा उर्फ बंटू ने जीत दर्ज की तो सचिव पद पर लगातार दूसरी बार राजवीर बिष्ट ने अपना परचम लहराया। जोशीमठ प्रशासन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में शिविर लगाया। साथ ही लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उनको याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।